तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की क्वाड समिट जारी है। समिट का आगाज शानदार अंदाज में हुआ। समिट के प्लेनरी सेशन में चारों देश के नेताओं ने अपनी अपनी बातें सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, उसके अलावा जो बाइडेन ने पहले इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया और उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कहा, उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2004 की सुनामी के वक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए हम साथ आए थे। अब कोविड की मुश्किल घड़ी है तो ऐसे में हम लोग एक साथ आए हैं। अब कोरोना काल में मानवता की मदद के लिए एक साथ आए हैं चारों देश और वैक्सीन इनिशिएटिव और इंडो पैसिफिक देशों की मदद होगी इस समिट से। और प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा, जरा वो एक बार फिर सुन लेते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा, पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। देव कार्लेकर साहब, आप राष्ट्रीय सचिव साख हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रोफेसर आसिफ रमीज जिद्दा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राइटर भी हैं, आपका तारुफ हम पहले ही करा चुके हैं। बद्रीनाथ सिंह साहब हैं, आप रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप देव कार्लेकर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अभी चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हमने सुना, बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में इस बैठक की शुरुआत हुई है। सबकी इंट्रोडक्टरी स्पीच हमने सुनी। चीन का जिक्र इस क्वाड समिट में जरूर होना है क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर में ड्रैगन को कंट्रोल करने के मूड में चारों देश रहेंगे और होंगे। ये पक्की बात है, ये तय बात है। पंकज जी, सबसे पहले आपने मुझे इंडिया टीवी पर आमंत्रित किया, आपका आभार। सबसे पहली बात, मैं भारत मूल का यहाँ यूएस का नागरिक हूं जी। तो जो मेरा व्यू होगा वह भारत और अमेरिका दोनों को एक समन्वयता के साथ में मैं मेरा व्यूज एक्सप्रेस करूंगा। आप ये मोदी जी डेलीगेशन लेके आए, सबसे पहली बात अगर आपने देखी होगी तो हिंदी भाषा का प्रयोग, जो हिंदी भाषा का ये विश्व पटल पर एक प्रयोग करना, यह हमारे लिए एक बड़ी गौरवान्वित और सुखद अनुभव मेरे लिए तो है। दूसरी बात, मोदी जी की चाणक्य नीति देखिएगा, ओबामा जी हो, ट्रंप साहब हो, बाइडेन जी हो, सभी के साथ में उनका तालमेल विद द अटमोस्ट सिनर्जी है। जो मोदी साहब कहते हैं कि भारत को हम जगत गुरु और विश्व गुरु बनाने की जिनकी ओढ़ है, जिसमें वह एक सबको साथ लेने की चेष्टा करते हैं। जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी, वह मोदी जी का विजनरी नारा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनको साथ में लेके जाके वह एक बड़े महानायक के रूप से उभरे हैं। रही बात डेलीगेशन की,
अगर आप देखिएगा जो भारत का डेलीगेशन जो मोदी जी के साथ में है, यह एक बड़ा एक्शन पैक्ड डेलीगेशन है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी है, फॉरेन सेक्रेटरी जी जो हमारे पहले यूएस के भूतपूर्व इंडियन एम्बेसडर थे हर्षवर्धन श्रृंगला जी है। ये इनको मैं त्रिदेव कहता हूं, जो एक छोटे चाणक्य जयशंकर जी है, जो डॉन ऑफ सिक्योरिटी डोवल जी है, और दूसरे चाणक्य जो हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी है। इनके साथ में जो चौथी अहम भूमिका जो निभाई है, जो करंट इंडियन एम्बेसडर है तरनजीत सिंह संधू ने, ये पिछले कुछ महीनों से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग ऑल दिस फॉर्च्यून 500 सीईओज। भारत को अगर 5 ट्रिलियन की एक महासत्ता बनानी है, मोदी जी का सपना है, इसके लिए हमारे करंट इंडियन एम्बेसडर एज वेल एज वी एनआरआईज, हम पिछले 6, 7, 8 साल से जो हमने एक फाउंडेशन की रचना की है, उसके फलस्वरूप आज देख रहे हैं कि भारत जो एक एलिमिनेटेड कंट्री था। सर मैं आपके पास लौटूंगा जरा, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए भारत, जब आप मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं तो भारत अब एक पेज पे नजर आता है और 3 महाशक्तियां हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नजर आ रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, और योशिहितो सुगा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीर जो है, ये हंसते मुस्कुराते चारों के चेहरे, और ये क्वाड समिट के वक्त की ये तस्वीर जो है वो खिंचवाते हुए चारों राष्ट्राध्यक्ष, तो बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि बड़ी बेबाकी से प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही। और चूंकि चीन का जिक्र हो रहा है, और चीन चूंकि भारत से सीमा लगती है चीन की, और ऐसे में पाकिस्तान किस तरह से हरकतें करता आया है, और अफगानिस्तान जो है वो वहां पर चूंकि तालिबान का राज आ गया है, तो ऐसे में भारत के लिए वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ये तमाम मुद्दे उठेंगे। हमारे साथ इस वक्त बद्रीनाथ जी भी जुड़ गए हैं। बद्रीनाथ जी, देखिए जो बाइडेन ने आज जब मुलाकात की प्रधानमंत्री से, तो वो 90 मिनट की मुलाकात हो गई। 60 मिनट की तय थी, 90 मिनट हो गई, और उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले ही मैंने ये कह दिया था कि भारत और अमेरिका जो हैं वो इतने नजदीक आ जाएंगे 2020 आते आते। और अभी भी शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, वैक्सीन इनिशिएटिव की बात की। तो भारत आज कहां खड़ा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जी जरूर पंकज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे को आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। आप इस सेशन से पहले 5 टीज का बात किए थे, ट्रस्टीशिप, टैलेंट, ट्रेड, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आप बारीकी से देखेंगे, ट्रस्टीशिप मतलब जहां पर एक दूसरे पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुआ है, वहां पर एक ट्रस्ट फैक्टर का डेफिशिएंसी हुआ है, जहां पर कि जितने मुल्क वहां पर एकजुट होकर सहायता कर रहे थे अफगानियों पे, वहां पर अमेरिका ने लास्ट मोमेंट में पुल आउट किया, जहां पर नोटिस पीरियड ज्यादा था नहीं, तो वहां पर एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी हो गई। वेरएज इससे पहले अगर आप देखेंगे, पूरी की पूरी इंडो पैसिफिक में क्वाड को इसीलिए बनाया गया ताकि आप चाइना के अगेंस्ट कुछ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कर सके ये चारों मुल्कों को मिला के। ये ट्रस्ट डेफिशिएंसी का जो हुआ है इन अफगानिस्तान, उसको फिर से वापस ट्रैक पे लाने के लिए ये मीटिंग तो बहुत ही एसेंशियल था। और इसीलिए अगर आप फैक्टर्स देखेंगे, जो कि 5 फैक्टर्स दिया गया है, उसमें ट्रस्टीशिप इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। सेकेंड चीज, अगर आप देखेंगे, अगर चाइना का जो स्ट्रैटेजी था कोविड-19 को लेके कि दुनिया में फैलाया जाए और इकोनॉमी का पूरा डाउन टर्न हुआ जाए, अगर आप पूरा दुनिया का देखेंगे तो इकोनॉमी सारी दुनिया में हिट की है एक्सेप्ट फॉर चाइना। चाइना का पूरा उनका इकोनॉमी वैसे ही बढ़ता चला गया जी। तो अगर हम लोग को कैप्चर करना है, या फिर उसे हमें रोकना है, या फिर काउंटर करना है, तो ये चारों मुल्कों को एक साथ आके ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, एंड दे हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस। वो दूसरी चीज है। थर्ड थिंग, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर की टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, वहां से हमें बेटर मिले। टेक्नोलॉजी के अलावा आपका डिफेंस इक्विपमेंट जितने भी रिक्वायर्ड है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हुए हैं, उनका काफी कॉन्वर्सेशन डिफेंस इक्विपमेंट को लेके भी है, और उनके साथ जितने लोग आए हुए हैं उनके साथ उनका भी वही फोकस रहेगा। तो ये फैक्टर्स तो रहेंगे ही ड्यूरिंग द क्वाड डिस्कशन, बट जब वो बाहर दुनिया को बता रहे हैं कि हम क्वाड में क्या बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं कोविड का, क्लाइमेट का, टेक्नोलॉजी एंड क्वाड फेलोशिप का।
इसमें चाइना का कभी जिक्र किया नहीं गया है। तो इसमें अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे तो एक तरफ जो दिखाया जा रहा है वो शायद पूरा का पूरा स्टोरी लाइन नहीं है, इसके अंदर में काफी कुछ और भी डिस्कशंस है, इसीलिए वो 60 मिनट का जो मीटिंग है वो 90 मिनट का चला है। आसिफ साहब, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब ये जब क्वाड मीटिंग खत्म होगी तो बहुत ही कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे चीन, पाकिस्तान, इनको बेचैनी होना बिल्कुल लाजमी नजर आता है आपको? पंकज भाई, जिस तरह से इस मीटिंग की शुरुआत हुई, जो इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में इतना बड़ा मैसेज कन्वे हो रहा है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से आपको अपना एनालिसिस देना चाहूंगा कि आपने शुरुआत करी 5 T's से, उसमें ट्रेडिशन, ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट था जी। इन तमाम रिफ्लेक्शन खुद इंट्रोडक्शन में देखने को मिला, और ये जो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा कि एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है, और उसके बाद देखें कि किस तरह से अगर आप टैलेंट की बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी और हमारे दूसरे जो हमारे दोस्त है बद्रीनाथ जी, उन्होंने काफी ब्रीफली उस पर डिस्कशन किया है। टैलेंट पे अगर बात करें तो लॉन्चिंग न्यू क्वाड फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स फॉर मेजर जो हमारी डेमोक्रेसीज है, ये एक अपने आप में टैलेंट को इनकरेज करने की बात है। दूसरा जो उन्होंने कहा, जो कॉन्फिडेंस देखे आप और जो मैसेज है, इससे बेचैनी यकीनन उन तमाम कंट्रीज को होगी जिनको इस मीटिंग से प्रॉब्लम है। आप देखें बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस क्या कह रहे हैं, वी नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटा सेंटेंस नहीं है। एंड वी नो हाउ टू डील विद द चैलेंजेस। अब इसमें आप देखें कि इससे ये सीधा सीधा एक मैसेज ये जा रहा है कि हम एक यूनिटी के साथ, अभी ट्रस्ट की बात चल रही थी, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। हमारा मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में तो पीसफुली, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक बहुत ही पीसफुल तरीके से, और एक इंडो पैसिफिक का जो एक वहां पे पीस और प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाना है, तो उसमें देखिए आप किस तरह से ये मैसेज है और किस तरह से ये यूनिटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जो मैसेजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा मैं देव कार्लेकर साहब आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगा एक बार फिर से। देखिए, कल एक तस्वीर हमने देखी थी, बालकनी में नजर आ रहे थे, बहुत ही सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। ऐसी कल आसिफ भाई भी हमारे साथ थे, हमने उनसे भी पूछा था क्या इस तरह की तस्वीर किसी और लीडर की, अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के साथ आपने देखी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तस्वीर नहीं देखी। वो तस्वीर क्या कहती थी सर? और दूसरी चीज यह कि पाकिस्तान को, जो कमला हैरिस की बातें सामने आई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना होगा। जिस तरह से वहां पर टेररिस्ट जो हैं उनको पांव पसारने का मौका पाकिस्तान ने दिया, और किस तरह से अफगानिस्तान में उनकी दखलंदाजी रही, तालिबान के उसमें दखलंदाजी रही, तो पाकिस्तान को एक तरह से चेताती हुई नजर आई। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि मोदी साहब का यही हुनर है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। तो वह सबसे घुल मिल जाते हैं। जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी व्याख्या है, और जो मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उनकी जो रणनीति है, यस वी विल हैव बेसिक डिफरेंसेस, वह असहमति तो हमारे घर में भी होती है, भाई बहन से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, लेकिन हम प्यार मोहब्बत और एक बड़ा विजन जो है उसको लेके आगे चलते हैं। तो वो सबको आगे लेके जा रहे एक महानायक के रूप से उभर के आए हैं। पाकिस्तान के बारे में तो कहावत है हिंदी में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो पिछले 30 दशकों से पाकिस्तान ने जो जिहाद और टेररिज्म, जैसे भारत को एक वैश्विक रूप से आईटी का महानायक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वैसे पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म, वो अलग तरह का आईटी है उनका, उसी नाम से जाने जाते हैं। अब तक अमेरिका की खैरात मिल रही थी उनको, वो उसको टेररिज्म को फल पड़ा रहे थे। वही पैसा अगर देश के लिए यूज कर दे होते तो आज वह भी एक अच्छा नेशन होता। रही बात अफगानिस्तान में जो उन्होंने डिस्टेबलाइज किए हैं, उसके परिणाम सबसे पहले पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे जी। क्वाड की जो रचना है, यह चाइना को आज की रात सोने नहीं देंगे। जो शी जिनपिंग है, ही विल हैव स्लीपलेस नाइट्स टुनाइट।
बिकॉज यह पहली बार हुआ है पेंडेमिक 2 साल के बाद में 4 बड़े कंट्री के नेता मिले हैं, जिसमें आप देखें चाइना का जो बुली एनवायरनमेंट है साउथ चाइना सी में, किसी को आने नहीं देता, किसी को फ्रीडम नहीं है और किसी दूसरे के टेरिटरी में घुसते रहते हैं। भले जापान हो, भले वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सारे परेशान हैं, लेकिन किसमें वो जज्बा नहीं है, किसमें स्पाइन नहीं है कि उनके जाके कि भिड़ सके। तो पहली बार अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने जब रियलाइज किया कि भाई हम जो हमारे सो कॉल्ड एलाइज थे चाइना और पाकिस्तान, ये हम ही पे पलटवार कर रहे हैं। जो ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 किया वो तो पल पड़ रहा था पाकिस्तान आबादाबाद में जी, उसके बाद में एक बड़ा चेंज इन देयर व्यूज में साइड से आ गया है, और वह भारत के प्रति उनका जो रुख है एक दोस्ती का नाता है। देखो, इट टेक्स टू मेक अ यूनियन। मोदी साहब ने भी वो एक अपॉर्चुनिटी ले ली और एक हमारी अलगवादी नीति थी उसको पूरी सामंजस्य से अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके सबके साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। इसका महत्वपूर्ण परिणाम, चाइना विल बी एलिमिनेटेड, चाइना विल गेट a deterrent in terms of technology। बिल्कुल, तो चाइना को कड़ा संदेश जरूर मिलेगा जब ये बैठक खत्म होगी। बद्रीनाथ जी, हाँ जी, बद्रीनाथ जी, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए अगर क्वाड होने जा रहा था तो फिर ऑकस की जरूरत क्यों? उसमें जापान और भारत नहीं है, तो ये एक बड़ा लाजमी सा सवाल होता है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कल तमाम हमारे साथ मेहमान थे, उसमें से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से वो भारत से मिल रहा है। जैसे आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल पहले ही कह दिया था कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हो जाएंगे। तो किस तरह से लें सर इसको? देखिए, अगर आप वैसे देखने जाएंगे तो वो तो सीधा सीधा ट्रेड डील था। फ्रेंच के साथ ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डील जो हुई थी विथ रिगार्ड्स टू सबमरीन्स को लेके, जहां पर उनका प्राइस, सबमरीन का प्राइसेस बढ़े जा रहा था ईयर ऑन ईयर। इसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने अगर यूएस को कन्विंस करके, अगर उन्होंने यूएस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्वायर कर सकें, तो दैट इज रियली गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। हो सके तो अगर इंडिया भी अगर ऐसा कर सकता है तो अच्छी बात है। बट अभी इंडिया का जितना मुझे पता है कि वो काफी हद तक स्कॉर्पियन सबमरीन्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इसलिए जब इंडिया के सामने वो जो छह न्यूक्लियर सबमरीन्स का आत्मनिर्भर का जो डील है, जिसके अंदर ही वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी फ्रांस सरकार से बात कर रहे हैं। और अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया किया है, और अगर उस तरह का डील अगर इंडिया के साथ हो सकता है, तो ये सारा का सारा सब जितना डील है, दिस विल बी ऑलवेज बियॉन्ड क्वाड। ये ट्रेड के नीचे आता है, बट ये ऑलवेज विल बी बियॉन्ड क्वाड। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को देख के वो लोग करेंगे। ये हर एक कंट्री इज ऑल फॉर देमसेल्व्स, और उस टाइम में ये क्वाड वर्ड सब साइड किया जाएगा। बिजनेस इज बिजनेस। आसिफ साहब, जरा ये बताइए कि सब देशों के, मैं इन चारों देशों का जिक्र करूं तो सबके इंटरेस्ट और सबकी चिंताएं, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, उसका इंटरेस्ट और उसकी चिंता क्या है? देखें, अभी एक तो कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट की ही बात है, और जो सबसे बड़ी चिंता है, देखें अभी जो एक फ्री और ओपन आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं या इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, और उसके साथ जो दूसरे चैलेंजेस हैं, जो साइबर सिक्योरिटी का कह सकते हैं, सप्लाई चेन ये है, जो ग्लोबल टेररिज्म है, ये तमाम चैलेंजेस हैं। लेकिन जो एक शेयर्ड इंटरेस्ट की जो बात चल रही है, और जो ये मीटिंग आज हुई है, और जिस तरह से आज इन्होंने अपने आप को इस मीटिंग की जो शुरुआत करी है, उससे बहुत सारा मैसेज मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट चूंकि कॉमन है और शेयर्ड है, इसलिए ये तमाम लोग एक साथ आज सामने आए हैं, और सामने मिलकर इसको एक ग्लोबल जितने चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज और आपको अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा जी। उसमें यह है, जो उन्होंने अभी कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड, खास तौर से पैंडेमिक के बाद, कि किस तरह से जो क्वाड वैक्सीन है
वो पूरी दुनिया, खासतौर से ये तमाम रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो इन तमाम 4 कंट्रीज को खासतौर से फोकस करती है, किस तरह से इंसानियत की मदद की जा सकती है उसमें। और ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, और बहुत ही जो पॉजिटिव वैल्यूज की वो बात कर रहे थे, जो पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहे थे, और जो खासतौर से सप्लाई चेन और ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन मैसेज कहीं ना कहीं इससे ये जरूर जाता है, हमारे जो पड़ोस के जो दूसरे कंट्रीज हैं जो इनको चीज को नहीं समझ पा रहे, नहीं पसंद कर पा रहे, उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि हम सिर्फ और सिर्फ देखें, ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे लड़ाई लड़के, कूटनीति जो एक चीज होती है ना, जो आज ये 4 लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये क्वाड का जो मामला है, ऐसे वक्त में ये मीटिंग हुई है जहां पे कल यूएनजीए में एड्रेस किया जाएगा, और पूरी यूनाइटेड नेशंस की ये मीटिंग्स चल रही हैं, वहां पे दूसरे कंट्रीज के हेड्स की मुलाकातें चल रही है। वैसे में ये मीटिंग करना, ये खुद इस बात की अहमियत को दर्शाता है कि क्वाड अब कितना आगे जा रहा है। और अमेरिका में, वॉशिंगटन में इन सिचुएशन में इन मीटिंग्स को रखते हुए कई मैसेजेस मिलते हैं। और वापस आपके सवाल पे कि जापान का क्या इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें यही कहूंगा कि अभी तमाम जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो रीअलाइनमेंट की एक सिचुएशन बन रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनती आ रही है, ये तमाम लोगों के कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट, और वो सारे शेयर्ड इंटरेस्ट सब हम एक दूसरे पे डिस्कशंस भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। कल भी हमने इस पे बातें करी है, और अभी जो आपसे मैंने बताई तमाम वो पॉइंट वाइज, वो तमाम चीजें कॉमन और शेयर्ड इंटरेस्ट का यहाँ पे यूनिटी है, और यूनाइटेड होके ही इन चीजों को ये एड्रेस करना चाहते हैं। हाँ, और जब हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो ये कहा कि हम एक लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, तो उसमें वो जापान भी है और साथ में इंडिया भी है और हमारे यूएस, तो ये जो साथ में है ना लिबरल डेमोक्रेसीज की बात है, और ये इन्होंने क्लियर कहा, ये जापान का भी इंटरेस्ट है। उसमें ये क्या कह रहे हैं कि वी बिलीव इन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जी। इस पे 7 का जोर है। इसमें क्या है कि वी वांट टू रियलाइज द होप्स ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल देव कालेकर साहब, हम मानवता की सेवा के लिए, मानवता की मदद के लिए एक साथ आए हैं। क्वाड मीटिंग जब शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने यह बात बहुत जोर के साथ की, यानी मुसीबत के वक्त में भारत जो है वो सब देशों के साथ खड़ा है, और ये भरोसा, ये इस भावना के साथ बात करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम कल से इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि एक मरीज आया था फरवरी 2020 में, और उसके बाद किस तरह से भारत में भी इस कोविड ने संकट ढाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और फिर उस वक्त शायद ये एहसास भी नहीं था कि वैक्सीन आएगा, 2 वैक्सीन आ जाएंगे, और फिर हम इस स्थिति में आ गए कि 80 करोड़ के टारगेट को हमने अचीव कर लिया, और 130 करोड़ का देश, और दिसंबर तक का टारगेट है, शायद उसको भी हम पूरा कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात, और उसी भरोसे की बात जो है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बहुत अच्छे से दोहराया उस बात को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस पे यही नहीं है। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देव कालेकर साहब। हाँ जी, धन्यवाद पंकज जी। पंकज जी, आपने ठीक फरमाया। अगर मैं रोशनी डालूं क्वाड और ऑकस के ऊपर, दिस इज अ पार्ट ऑफ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। चाइना की घेराबंदी हो रही है, अगर मैं सही मायने में बताऊं तो। चाइना को मल्टीपल फ्रंट्स पे उनके नाक में दम करके आगे की रणनीति होगी। उनको यूरोपियन कंट्रीज भी आएंगी ऑकस में। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप देखें, एशिया पैसिफिक रीजन में आप देखिए, भारत भी है वहां पे, एशिया पैसिफिक में वहां पे जापान भी है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी है। चाइना पिछले 6 दशकों से इंडिविजुअली सबके नाक में दम करके सबको बुली कर रहा था। तो इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, यह इस समय की मांग थी कि जैसे कहते हैं कि संगठन में शक्ति है जी। तो हाथ की अलग अलग उंगली को चाइना तोड़ मरोड़ रहा था। उन्होंने देखो जापान के कितने आइलैंड को कॉन्कर किया, नाक में दम करके रखा था, बिकॉज वो एक बड़ा कंट्री है। तो जब आप ये 4 कंट्री विद अ बिग डैडी अमेरिका साथ में हो, जिनके साथ में आप ऑस्ट्रेलिया जापान को भी ऐड कर लो, और अगर ऑकस को ऐड कर लो तो यूके भी आ गया, तो अब हुआ नाक में दम चाइना के।
शी जिनपिंग की जो विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी नीति विद वसुधैव कुटुंबकम इज ऑलवेज गुड, बट विद बुलिनेस एंड शविंग थिंग्स अपॉन एट योर रेयर एंड, जो चाइना की विस्तारवादी नीति है, ऑलरेडी उनके खिलाफ एक जागतिक मनमुटाव हुआ है, नेगेटिविटी। और क्वाड और ऑकस ये दोनों जब साथ में मिलके कार्य करेंगे जी, तो उसका एक बड़ा फैटल इफेक्ट होगा चाइना पे। चाइना पे एक बड़ा अंकुश लगेगा, चाइना की जो बुलीनेस होगी उस वो बड़ा डिटरेंट होगा। आगे जाके चाइना 1000 बार सोचेगा एक कदम लेने के पहले, क्योंकि वह उनको बैकफायर ना करे। सर मैं आपके पास लौटता हूं जरा। हमारे जो सहयोगी हैं देवेंद्र पराशर, वो इस बार वॉशिंगटन से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री ने जो इंट्रोडक्टरी स्पीच अपनी दी, उन्होंने कहा कि 2004 की सुनामी के वक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए ये देश साथ आए थे, और अब कोविड का मुश्किल वक्त है तो फिर से एक बार मानवता की मदद के लिए हम लोग एक साथ मिलकर साथ आए हैं। तो प्रधानमंत्री की स्पीच को हम किस तरह से देखें, जो उनकी इंट्रोडक्टरी स्पीच थी, और ये जो क्वाड समिट चल रहा है, इससे क्या कुछ बाहर निकल कर आएगा, कितने कठोर निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं, और चीन की शायद नींद उड़ती हुई नजर आएगी? और देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्वाड का वही मकसद, वही उद्देश्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वाड सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश को केंद्र में रखकर और उसे कैसे रोक देना उसके लिए बनाया गया हो, क्योंकि क्वाड के लोग बार बार इस बात को साफ करते रहे, बल्कि इसका जो हॉराइजन है वो ज़्यादा बड़ा है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति को अपनाता है और जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश नहीं करता, ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता है, तो वहाँ पर चीन वो केंद्र में रहेगा। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं है क्वाड के दिमाग में, ये क्वाड के नेता बार बार इस बात को साफ करते रहे हैं। और इसके पीछे पंकज मकसद ये रहता है कि अगर आप किसी एंटी चाइना फोर्स के तौर पर सिर्फ अगर क्वाड को पेश करोगे तो बाकी देशों को अपने साथ लाने में परेशानी होगी। लेकिन अगर क्वाड का उद्देश्य आप ज़्यादा विस्तृत फलक के साथ पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी और कंट्री को आपके साथ जुड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे बांग्लादेश के केस में आपने देखा कि किस प्रकार से चीन की तरफ से बताया गया था कि हाँ, बांग्लादेश के ऊपर क्वाड के लोग प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्वाड का मकसद है, इंडो पैसिफिक रीजन को अगर आप देखें कि वो रीजन जहाँ से 46% जो पूरी दुनिया में मालवाहक जहाँ से जाते हैं उसमें से 46% इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ से जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया की GDP का 62% उन कंट्रीज से आता है। दुनिया की जो 10 बड़ी इकॉनमी है उनमें से 7 बड़ी इकॉनमी इंडो पैसिफिक रीजन से आते हैं। और जो पूरी दुनिया का जो भूगोल है, क्षेत्रफल है, 46% उसका क्वाड के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना महत्वपूर्ण है। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो मकसद या उद्देश्य रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वही है। और 2007 में जब सुनामी के समय बना हुआ था तो हालांकि उसके बाद एक निष्क्रियता का लंबा दौर आया। फिर 2017 में ज़्यादा उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई। 2020 के बाद अचानक से इसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। हालांकि खुद क्वाड के सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे और रहेंगे एक ताकतवर फोर्स के तौर पे देखने के लिए। पंकज, जैसे एक बड़ी चीज़ ये रहती है कि क्वाड के बारे में कहा जाता है कि ये एक इनफॉर्मल डायलॉग है और इसका कोई अपना दफ्तर नहीं, कोई सेक्रेटरीट नहीं, ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं। ये सारी चीज़ें वो ज़रूर है जो कि ये क्वाड के जो 4 देश हैं उन्हें आगे उस पर सोचना होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात देवेंद्र, जो हमारे खास मेहमान हमारे से जुड़े, उन्होंने हिंदी को लेकर जिक्र किया। देखिए, एक वक्त था जब फ्रांस के लोग जो है वो सिर्फ अपनी भाषा बोलते थे, तो कहा जाता था बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते। ये बात जापान के लिए भी कही जाती थी, कहां भी जाएं वो जापानीज में ही बात करते हैं। अब भारत के राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, वो बड़ी गर्व की बात भारत की। और बिल्कुल पंकज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में पेश आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और न सिर्फ बाहर जाने के बाद पंकज, बल्कि आप देखें तो विदेश मंत्रालय का जो कामकाज का तरीका है पहले की तुलना में, अब जब उस चीज़ को देखेंगे हिंदी के संदर्भ में तो वहाँ पर आपको 180 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा। पहले विदेश मंत्रालय ये माना जाता था, ये मैं जो बात आपको कह रहा हूँ पंकज, वो इस संदर्भ में कि विदेश मंत्रालय में जो कम्युनिकेशन का माध्यम था और इवन मीडिया कवरेज के लिए उसमें सिर्फ अंग्रेजी
पेचीदा माहौल ही बना रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विदेश मंत्रालय में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर हिंदी में भी कामकाज बहुत सहजता के साथ होता है। ऐसे प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी के समय में विदेश मंत्रालय में बने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अगर आते हैं तो हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कोशिश है कि हिंदी को लेकर आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, वो दिखता है। और उनके चाहे आप देश की बात कर लें या फिर जब विदेश में जाते हैं वहाँ भी इस चीज़ को साफ साफ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बद्रीनाथ जी, इस क्वाड समिट जब खत्म होगा तो आपको लगभग अंदाजा है कि उससे क्या निकल कर आएगा, या कुछ सरप्राइजेस भी आप देख रहे हैं कि निकल कर आ सकते हैं सामने? नहीं, सरप्राइजेस तो रहेंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड के बारे में जितना बोला जा रहा है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिया जा रहा है फॉर क्वाड टू एक्सपैंड। देवेंद्र जी भी वही बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस बाकी कंट्री की तभी रहेगी जब वो देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन साइड एज वेल। बट अंदर ही अंदर अगर आप देखेंगे कि क्वाड की क्या क्या मेन एरियाज ऑफ फोकस रहेंगी, 6 महीने में काफी कुछ बदल गया है। क्वाड जब बना था तब उनकी जो अचीवमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी खुद ही बोले कि 6 महीने पहले से अभी तक जितना अचीव किए इट इज ह्यूज। बट अभी का सिचुएशन इज मोर ऑन अफगानिस्तान एंड तालिबान का सिचुएशन। अभी जैसे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के चारों तरफ जितने भी देश हैं, वहां से यूएस को ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। और जितना हमें खबर मिली है कि इंडिया खुद ही बाहर निकल के आया है, कहा है कि हमें यूज कीजिए, वी कैन बी द बेस टू क्वाइट एन एक्सटेंट। बियॉन्ड द होराइजन का अटैक का बात किया जा रहा है, या बॉम्बार्डिंग का बात किया जा रहा है, या फिर टारगेटिंग तालिबान का बात किया जा रहा है। तो ये सारे की सारी चीज करने के लिए भी क्वाड हैज टू कम टुगेदर। और यहां पर अगर आप थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे चाइना को कंटेन करने का, इट इज कॉल्ड मल्टी फ्रंट वॉरफेयर, जहां पर कि आप डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एंगेजमेंट में आप चाइना को बिजी रखेंगे, ताकि उसका जो डेविल्स माइंड जो है चाइनीज का ऑन अटैकिंग एंड क्रिएटिंग ट्रबल सारे मुल्कों के लिए, वो थोड़ा कम रहेगा और सीमित रहेगा। देवेंद्र, देखिए आपका जो काम है वो जवाब देने का रहता है, लेकिन मैं आज आपको मौका दे रहा हूं, कुछ सवाल भी अगर आप करना चाहें। हमारे साथ देव कारलेकर साहब हैं, बद्रीनाथ जी हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ जिद्दा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हमारे साथ आसिफ रमीज साहब, अगर आप उनसे सवाल करना चाहें। पंकज, एक सवाल जरूर हमारे विशेषज्ञों से हमें ये जानना चाहिए कि जैसे ऑकस की जो बात कही जा रही है कि ऑकस बनाया गया, उसको लेके क्वेड के कंट्रीज़ में कुछ अनकंफर्टेबलनेस होना चाहिए। जैसे भारत के साथ भी आपने देखा कि ऑकस को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने इन्फॉर्म किया था, विदेश मंत्री ने इन्फॉर्म किया था भारत को इस समझौते से पहले। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये क्वेड के रहते हुए ऑकस का आना, क्वाड की क्षमता है उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं है? इसकी क्या जरूरत थी? आसिफ भाई, ये सवाल मैंने भी आपसे किया था, जब क्वाड होना था तो ऑकस क्यों? ये देवेंद्र ने भी सवाल किया। पंकज भाई, पहली चीज तो यह है कि क्वाड और ऑकस को मिक्सअप करने की कोई खास जरूरत है नहीं। सबके अलग अलग अपने अपने वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जाहिर सवाल तो पैदा होता है कि जब क्वाड है तो ऑकस की क्या जरूरत है। देखिए, क्वाड में ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर से पीस, प्रॉस्पेरिटी और फ्री, जो एक होता है ना ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को लाना। लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी या कोई एक होता है ना सिक्योरिटी एक्सरसाइज करना या उस तरह की चीजें है नहीं। ये एक वाइडर रेंज है। क्वाड इट लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन। लेकिन ऑकस, अब उसमें आप एक चीज ये कह सकते हैं कि अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका वहां भी है, यूके वहां है, यूके यहाँ नहीं है। उसमें ये चीज कहें कि जैसा आपने अभी खुद कहा, कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हर कोई अपने अपने तरह से चारों तरफ से चीजों को, जब एक आप कोई शतरंज खेलते हैं या कोई आपका गेम होता है या फुटबॉल खेलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हर तरह से आप चाहे ट्रेड में जाएं, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे एजुकेशन में जाएं, या पीस की बात करें, या आप ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, अगर उस पर चेक डालना है तो आप अलग अलग तरह से आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो मामला है ऑकस और आपके क्वाड का, उसको
मेरे ख्याल से इसको मिक्सअप नहीं करें, लेकिन अमेरिका के बारे में जो बात आती है कि वो किसी का भी एक परमानेंट फ्रेंड नहीं और किसी का भी परमानेंट एनिमी नहीं है, तो हो सकता है कि इस चीज से हमें हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जो होता है ना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट तो होना ही, और हम है भी, हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए कि हम उन पे डिपेंड ना करें। अभी आप बराबरी से चल रहे हैं, बराबर है और बराबर रहे, और उस अप्रोच से चले कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, और हम उसके हिसाब से जैसे होता है ना, इक्वली आप आगे एक अपने ऑब्जेक्टिव को लेके बढ़ रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं और उसको अचीव करेंगे, तो आप चाहे ऑकस में हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्वाड में हैं, और यहां से भी एक मैसेज जो जा रहा है, एक जो अहम चीज है वो ये है कि इसमें कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके जो रेंजेस है वो बहुत ही वाइड है, और ऑकस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यही एक मुझे समझ में आ रही है। इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? प्रोफेसर साहब सही बोल रहे हैं इसमें। देखिए, ऑकस इज बिजनेस डील। अगर हमारी तरफ से देखेंगे तो ऑकस इज अ बिजनेस डील, जहां पर कि फ्रांस को उस डील से हटाने के लिए इस न्यूक्लियर सबमरीन का डील किया गया है, और वहां पर आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था कि उन्हें सबमरीन जल्द से जल्द मिले, सो दैट वो पूरा इंडो पैसिफिक में वो सिक्योरिटी मेंटेन रख सकें। तो इसे इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस डील। अब ऑकस जैसा है वैसा अगर आप क्वाड को देखेंगे, क्वाड फिर क्या है, उसके साथ आप नेटो देखेंगे, क्वाड और नेटो तो एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड उसी तरह से आई एम 100% अग्रीइंग विद प्रोफेसर साहब ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये सारा चीज सब डिफरेंट। ठीक है, देवेंद्र जरा ये बताइए, देवेंद्र जरा जी बोलिए। लेकिन पंकज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जैसे क्वाड के अंदर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है कि डिफरेंट। एक मिनट देवेंद्र जरा, आसिफ भाई कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बोलिए आसिफ भाई, जल्दी से बोलिए आप। जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो एंगेज करने की बात है कंट्रीज को, ये एक डिफरेंट अप्रोच है, इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कोई लेना देना है। ठीक है, जो मुझे लगता है देवेंद्र और पंकज, उसमें एक बड़ा फर्क ये है कि जैसे क्वाड को सिर्फ ये कहना कि हाँ वो जो डिफरेंट है या एक इनफॉर्मल डायलॉग है, अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। और जैसा कि चाइना बार बार इस बात को कहता है क्वाड को लेके कि ये हेडलाइंस बटोरने के अलावा या आपस के देशों में आपसी भ्रम पैदा करने के अलावा इनका काम कोई और है नहीं, कुछ और ये कर नहीं सकता। वो इस लिहाज से कही जाती है बात कि आपके पास कोई मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, आपका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई परमानेंट बॉडी नहीं है जो कि डिसीजन ले सके। ऐसे में जो इश्यूज आप बायलैटरल लेवल पे ऑलरेडी डील कर रहे होते हैं, क्वेट के साथ भी अगर आप वही कर रहे हैं, तो फिर नया क्या, अलग क्या, फर्क क्या, चाइना को रोक कैसे पाएंगे? खासतौर पे तब जब दिख रहा है कि चीन अपने एजेंडे में कितना एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ता है। देव कालेकर साहब, इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि चाइना का जो विस्तारवादी व्यू है उसकी घेराबंदी करने के लिए यह अलग अलग मोर्चे बांध रहे हैं। अगर आप ऑकस को देखिएगा, क्वाड को देखिएगा, नाटो को देखिएगा, यूएन को देखिएगा, चाइना को हम अलग अलग मोर्चे पे हम उनको टैकल करते रहेंगे। अब तक ऐसा हुआ नहीं है। अब तक चाइना वाज गोइंग 1-on-1 एंड दे वर ऑलवेज विनिंग इट। अब जब संगठन में शक्ति है, जब 4 पार्टनर्स इकट्ठा होकर खेलेंगे, तब चाइना को एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा होगा। चाइना को अब नहीं हमने टेम किया तो आगे जाके चाइना सरदर्द पूरे वैश्विक रूप का होगा। पाकिस्तान का जो टेररिज्म है इज नेग्लिजिबल देन टू द चाइनाज विस्तारवादी टेररिज्म। तो दिस इज द टाइम हैज कम, यह समय की मांग है कि सारे जो दुनिया की महाशक्ति शक्ति है इकट्ठा होके, जबकि उन्होंने सबको पता है कि वायरस भी चाइना से ही आया है, टेररिज्म भी चाइना से ही पनपता है, फंडिंग भी चाइना से ही आती है, तो उसके खिलाफ अलग अलग जो संगठन साथ में आके चाइना को डिटर करते रहेंगे। बिल्कुल। आप देवेंद्र जरा ये सवाल का भी जवाब मुझे अगर आप दे पाए तो, भारत में कोई इस तरह का क्वाड समिट अगर हो तो कितनी उत्सुकता तमाम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में भी रहती है? जितनी भी डेवलपमेंट्स इस तरह की होती हैं उसमें भारतीय मीडिया जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो ये प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना, क्वाड समिट का होना, वहां का मीडिया, वहां के जो अखबार हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको?
तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है यहाँ की मीडिया के अंदर भी क्वेड को लेकर। और पंकज, क्वेड की ये जो मीटिंग हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और उत्सुकता इस मीटिंग के लिए अमेरिका की थी। जैसे जापान के संदर्भ में आपने देखा कि जापान में क्योंकि उनके अपने इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उस बात को लेकर जापान बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था इस मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके डायनेमिक्स अभी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो उस स्थिति में ये माना ऐसा जा रहा है कि अमेरिका का ये दबाव था इस बात को लेकर कि जापान को भी ये शिरकत करना चाहिए, क्योंकि अगर जापान नहीं आता तो फिर क्वेड मीटिंग नहीं होती। भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ये साफ कर दिया था कि वो बिल्कुल क्वेड समिट में समिट होना के लिए आना चाहेंगे, शामिल होने के लिए आना चाहेंगे, लेकिन तब जब चारों देश मौजूद रहें वहाँ पर। और ऐसे में अगर जापान उसमें शिरकत नहीं करता तो फिर भारत भी नहीं आता। और यही वजह है जिसके चलते ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस समिट को लेकर बहुत विलंब से हुआ था, क्योंकि जापान को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। और दूसरी चीज़ की अमेरिका की बात करें कि आखिर अमेरिका क्यों ये चाह रहा था क्वेड समिट को लेकर, तो अफगानिस्तान के बाद निश्चित तौर पे अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी ये बता रहे हैं कि अगर चाइना को अभी आप नहीं रोके तो बहुत सारे सर्वे ऐसे बताते हैं कि 2027 तक हो सकता है कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए। उसमें चाहे हकीकत से वो दूर हो भले ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की ताकत जिस प्रकार से बढ़ रही है विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए अमेरिका के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस बात की वो चीन को कैसे रोक पाए। और अब उसके इस एजेंडे में भारत उसका प्रमुख साझेदार रहेगा। हालांकि पंकज, उसमें एक फ़र्क ये आता है कि क्वेड को लेके या चाइना को लेके अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है भारत की अंडरस्टैंडिंग डिट्टो वैसे ही नहीं है, कम से कम शब्दशः वैसे ही नहीं है, उसमें डिग्री का थोड़ा फर्क रहता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चारों देश इस बात को लेकर सहमत हैं कि चीन जिस प्रकार की नीतियों पे चल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में वो तबाही के अलावा और कहीं नहीं जाती। और इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर जिस प्रकार का अपना एजेंडा वो साबित करने की कोशिश करता है उसे रोकने के लिए ज़रूरी था कि ये चार ताकतवर देश एक साथ आएँ। और इस समिट में आप देख रहे हैं कि आगे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। पहले जो हम लोग बात कर रहे थे पंकज कि ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मल डायलॉग आपने बनाया, एक समिट कर लिया और इससे आप चाइना को रोक देंगे। क्वेड को उस हिसाब से ताकतवर बनना होगा कि चीन के एजेंडे को, जो गलत एजेंडा है, उसे रोका जा सके। उसमें आप देखते हैं कि वन बेल्ट उसका जो इनिशिएटिव है, ब्लू डॉट नेटवर्क इधर से जब शुरू किया गया तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से होंगी कि चाइना को कदम कदम काउंटर किया जा सके। पंकज, बद्रीनाथ जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा। देखिए, वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत ताकतवर नेता हैं वो। अगर मैं बात करूं जापान की, योशिहिदे सुगा जो हैं वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं। तो कल हम कुछ पैनलिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई नीतियां इंपॉर्टेंट होती हैं, व्यक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो उनको किस तरह से लें। और फिर अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन होता है ट्रंप से जो बाइडेन का हो रहा है। पॉपुलैरिटी ग्राफ में काफी नीचे आए हैं जो बाइडेन, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, जो स्थिति बनी और फिर उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा, उसको लेकर अमेरिकन में भी थोड़ा जो बाइडेन को लेकर था और उससे पॉपुलैरिटी ग्राफ में काफी नीचे आए जो बाइडेन। जी देखिए, वो तो है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, मैं जो स्टार्टिंग किया था, ट्रस्ट फैक्टर, अभी मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं वो करके दिखाते भी हैं जी, जो कि जबकि आप अगर बाइडेन साहब को देखेंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन को देखेंगे, वो जो बोल रहे हैं जो सामने, वो एग्जैक्टली सेम चीज पीछे नहीं हो रहा है। अगर आप वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आज भी खोल के देखेंगे, हेडलाइन न्यूज में ये है कि हाउ यूएस चाइना के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहा है और अपीज करने की भी कोशिश कर रहा है। अभी का करंट जो हेडलाइंस है इन न्यूयॉर्क टाइम्स इज हुआवी के जो एक की एग्जीक्यूटिव को जो बंदी बना के रखा गया था, उन्हें रिलीज किया गया है ताकि चाइना को अपीज किया जाए। तो आप एक तरफ में क्वाड मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ में चाइना को अपीज कर रहे हैं। दिस इज नॉट ये सही मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा, मैं अपना ओपिनियन वहां पर रखता हूं। आई मीन, आई डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट, बट मोदी जी का डिफरेंस बस वही है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते भी हैं। देव कालेकर साहब, इसी सवाल को अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो म्यूटेड है, म्यूट। देखिए, बाइडेन जी पिछले 4 दशक से यूएस पॉलिटिक्स में सक्रिय एज अ पॉलिटिशियन रहे हैं जी। वह 8 साल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनकी जो प्रतिमा है इन जनरल, यह एक बड़े सौम्य नेता है। जो ट्रंप साहब की जो प्रतिमा थी कि वही वह हैड एन आयरन हैंड,
कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, बिकॉज बिजनेसमैन थे, राइट? तो देयर इज ब्लैक एंड देयर इज व्हाइट, अगर गलत है गलत है। बाइडेन साहब अब तक जो उनकी प्रतिमा थी, तो उनको एक सुनहरा अवसर मिला है कि इस प्रतिमा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोविड की महामारी में अमेरिका एक बहुत अच्छा कदम उठा सकता है और उठाएगा। इन अ कोलैबोरेटिव वे, अमेरिका विल नो लॉन्गर विल गो सोलो। अमेरिका को एशिया में एक सबसे बड़ा सहयोगी यह भारत के रूप से उभरेगा आने वाले समय में, और इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, जैसे हमारे जैसे जो एनआरआईज है, पिछले एक दशक से हम जो काम कर रहे हैं बाय पार्टिजन रीत्या, कि गवर्नमेंट किसकी भी आए, हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ग्रेट नेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ भारत, जैसे जो भारत हमारी जन्मभूमि है जी, और अमेरिका जो हमारी कर्म भूमि है जी, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इनके प्रति हम जितना आदान प्रदान करें, इनके खुशहाली के लिए, इनके बढ़ोतरी के लिए हम जितना भी कुछ करेंगे, इसका व्यापक स्वरूप आप पूरे वैश्विक स्तर पे देखेंगे। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट अमेरिका एंड भारत, 24 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन, 27 ट्रिलियन की एक शक्ति जब मिलके, उसके साथ में जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, फ्रांस भी होगा, रूस भी होगा, रूस को भी मनाएंगे जी, और उसके साथ में यूके भी होगा, तो इसका एक कंसोलिडेटेड, एक व्यापक स्वरूप का फल परिणाम, अगर आप मेरा व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है, जो 1991 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर को हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, वह चाइना के साथ होने की पूरी संभावना है। बिकॉज ऑन मेनी फ्रंट्स चाइना जूझ रहा है। अगर आप देखिएगा, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना, ताइवान के साथ भी उनके बड़े मसले चल रहे हैं। एक गलत स्टेप विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दिस ग्लोबल महाशक्ति कि चाइना पे अंकुश लगाए। तो इट ऑल बॉल्स डाउन टू हु ब्लिंक्स फर्स्ट। जी, अगर चाइना ने गलत कदम उठाया, आज के तारीख में अगर उन्होंने कुछ गलत कदम उठा के ताइवान हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन भारत हो, यहां पे अगर उन्होंने पहल की एज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसके फल परिणाम यूएस विल टेक सच अ प्यूनिटिव एक्शन, फिर वो सैंक्शंस हो या फिर और कुछ हो, बिल्कुल, जिसके लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव परिणाम चाइना आने वाले दशकों में भोगेगा। ये आपके सामने, हमारे सामने होना है और ये होके रहेगा। बिल्कुल। देवेंद्र, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए अब लगभग 1.25 घंटा होने को आ गया है इस क्वाड समिट को शुरू हुए, इस बैठक ये चल रही है, उस बारे में हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सबकी निगाहें उस बात पर भी कि कल कमला हैरिस से जो प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, भारतीय मूल की है, तो बहुत इंटरेस्ट भारतीयों का ये जानने के लिए भी था। फिर हमने एक तस्वीर देखी, बैल्कनी में दोनों जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, और जो बात निकलकर सामने आई, 2 टूक उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया कि औकात में रहे। जी हाँ पंकज, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कमला हैरिस से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब क्रॉस टेररिज्म का मसला उठाया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो उसमें कमला हैरिस पूरी तरह से मुतमईन थी और उन्होंने खुद इस बात को कहा, कमला हैरिस ने, कि उन्हें पता है कि क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है आतंकवाद को लेकर। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ी चीज़ थी। एक नया प्रशासन आने के बाद अगर राष्ट्रपति की मुलाकात से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति के साथ जब मुलाकात हो रही है भारतीय प्रधानमंत्री की, तब इस बात को कहा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है, और भारत की आप उससे बड़ी चिंता कोई और है नहीं कि अगर, और वो सिर्फ इस लिहाज से नहीं है, भारत बार बार इस बात को कहते रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत की वो समस्या है या साउथ ईस्ट एशिया के लिए वो समस्या है या एशिया के लिए समस्या है, वो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का खतरा है और सबने उसका दंश झेला है। तो ऐसे आतंकवाद के मसले पे सबको एक साथ एकजुट होकर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और इसमें जो देश भी उसके सिंपैथाइजर हैं, प्रमोटर हैं, प्रायोजक हैं उसके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो जो लाइन है, अमेरिकी प्रशासन बखूबी इस बात को समझ रहा है। जब उपराष्ट्रपति से मुलाकात और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही थी, तो ये मैसेज बहुत साफ था, लाउड एंड क्लियर था। वो भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत एक संतोष वाली बात है। और
वो मुलाकात आज जब राष्ट्रपति के साथ मुलाकात थी तो निश्चित तौर पर उसने आधे से अधिक होमवर्क कल ही पूरा कर दिया था। पंकज। बिल्कुल, और आसिफ साहब, पहला एक वक्त था जब भारत जो है वो कहा जाता था कि जब वो अमेरिका की तरफ देखता तो सर उठाकर देखता है, लेकिन अब आंख से आंख मिलाकर देखता है, क्योंकि तमाम सेक्टर्स की हम बात कर लें, डॉक्टर्स भारतीय हैं जो बहुत अच्छा वहां कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं वहां जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात करें, जो सीईओ से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने उनमें 2 भारतीय मूल के थे। तो उस तरीके से देखा जाए तो भारत जो है अमेरिका में बहुत जबरदस्त तरीके से दखल है भारत का इन सब अगर हम जगहों को देखें तो भारतीय बहुत वहां पर काम कर रहे हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा बाहर चुके इंटरनेशनल सिर्फ अमेरिका नहीं पूरे ग्लोबल सिनेरियो पे इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में तो यकीनन आंख से आंख मिला के बात हो रही है, और जो वहां पे भारतीय है या जो भारत की वहां पे बात है वो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन पूरे ग्लोबल इस पे प्लेटफॉर्म पे आप देखें, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो, चाहे आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में हो, हर जगह हिंदुस्तान हर मोड़ पे इंटरनेशनली एक तरह से इतिहास रच रहा है। आज भी देखें कि किस तरह से स्क्वाड में या अभी कल की जो मीटिंग्स हुई आपके उप राष्ट्रपति कमला हैरिस जी से, या जो भी चीजें चल रही हैं, ये हिंदुस्तान अब उस तरह से नहीं है कि आप आंख से आंख मिला के बात नहीं करें। अब ये पोजीशन ऐसी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बहुत अहम हो गया है, और इसकी जो एक स्टेटस है ये हर रोज आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका में तो यकीनन है, क्योंकि आज ये तमाम चीजें सारी डेवलपमेंट्स वहीं हो रही है, लेकिन ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया में कुछ जगहों को छोड़ के, जहां पे आप जान रहे हैं कि क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उन तमाम इलाकों को छोड़ के, उन तमाम कंट्रीज को छोड़ के, उनको भी ये एहसास है कि ये अब आंख से आंख मिल रही है। उनको भी एक एहसास है कि अब ये साथ में शोल्डर टू शोल्डर होता है ना, तो अब साथ साथ चल रहे हैं, बराबरी। चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे कोई भी इसको उस तरह से उस नजरिए से इंटरप्रेट करें कि नहीं हम वहां पे जा रहे हैं लेकिन हम उनके स्टेटस पे नहीं है, ये बहुत ही गलत है। आज आप देखें कि कैसे दुनिया को हिंदुस्तान की जरूरत है और कैसे अमेरिका ने, आप यूएन की मीटिंग चल रही है और वैसे हालात, अब 2-3 अलग तरह की मीटिंग्स हो रही है। कई कंट्रीज में तो ऐसे है कि वहां के प्रधानमंत्री अभी तक टेलीफोन कॉल्स का ही इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री जाके उनके वाइस प्रेसिडेंट से एक अलग मीटिंग चल रही है, क्वाड की एक अलग मीटिंग हो जा रही है, उनके प्रेसिडेंट से एक अलग मीटिंग हो जा रही है, और उसके बाद दूसरे जो चाहे जापान हो, चाहे आप क्या कहते हैं दूसरे और क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग्स चल रही है, तो कई तरह से ये आंख में अगर आंख मिला के बात करने वाली बात नहीं होती तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिल रहा होता। ये तमाम चीजें जो हो रही है ये सिर्फ इस बात को साबित करती है कि हिंदुस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहां खड़ा है और किस तरह से और आगे बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखें ये कैसे तमाम एक ऑर्डर जो है ना, वर्ल्ड ऑर्डर, वो चेंज होती शक्ल में हिंदुस्तान का रोल कितना अहम होगा। मैं बार बार हर डिबेट्स में हर जगह इस बात को कहता हूं और ये तमाम चीजें साबित होती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान का बहुत अहम रोल होगा। बद्रीनाथ जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जो क्वाड मीटिंग चल रही है, पहले इंट्रोडक्टरी स्पीच हुई और तमाम मुद्दे जिसमें कि क्लाइमेट चेंज है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन है, चीन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उसके अलावा कोविड, चूंकि वैक्सीन किस तरह से भारत उसमें जबरदस्त तरीके से आगे रहा, अमेरिका ने किस तरह से कहा, और अब जैसा जो बाइडेन ने कहा कि कितने वैक्सीन जो है वो भारत में अब बनेंगी, तो ये किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है इस बैठक में इस तरह की? 3C से ही स्टार्ट करेंगे, कोविड, चाइना, क्लाइमेट, इन्हीं से स्टार्ट होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और जो इन्होंने नया जो बात किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि क्वाड फेलोशिप को लेके देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स आती हैं ये क्वाड फेलोशिप में, बिकॉज इसका इफेक्ट काफी बच्चों पे होगा। और काफी अगर कुछ अच्छी बात होती है विद अगर स्टेम स्टूडेंट्स को लेके कुछ अच्छी होती है तो दैट विल बी गुड।
देवेंद्र, क्या क्या चिंता जताई जाएंगी इस बैठक में, क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, और वो जो फेलोशिप की बात की थी जो बाइडेन ने अपनी स्पीच में, इंट्रोडक्टरी स्पीच में, वो पूरी दुनिया के सामने किस शक्ल में आता है और कितनी देर में आता है, कुछ उस बारे में जानकारी, अपडेट? और देखिए, ये बैठक 2 बजे से लेकर स्थानीय समय के हिसाब से 4 बजे तक ये बैठक होनी है, मतलब तकरीबन 2 घंटे की बैठक तय है। और जैसे हम लोग आउटकम की बात कर लेते हैं, तो ऐसे समिट में निश्चित तौर पे वो आउटकम होगा, उसके बारे में आधिकारिक बयान का ही इंतजार रहता है और वही होना भी चाहिए। लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये पहली बैठक जब हो रही है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशूज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर होगी, कितनी बढ़ेगी। और उसमें फिर आप जब आमने सामने बैठ के टेबल पर, अक्रॉस द टेबल जब बातचीत करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना नज़रिया समझा पाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि क्वेड के अंदर भी इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी इश्यूज को लेके अमेरिका जो सोचता है, भारत जो सोचता है, उसमें फ़र्क रहता है। जी जी जी, बोलिए आप देवेंद्र, आवाज आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये सारी चीज़ें इस समिट के समिट के मार्फत निश्चित तौर पे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझाया जा सकता है, और वही कोशिश की जा रही है इस समिट में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि कोई भी समस्या हो तो उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, और सामने वाले का नज़रिया जब तक आप ना समझें तो जाहिर तौर पर कोई सोल्यूशन आप उसका नहीं निकाल सकते। और जो एक सबसे बड़ी चिंता की बात ये रहती है, जिसके लेके क्वाड बनाया गया है, कि चाइना छोटे छोटे देशों को इंडो पैसिफिक रीजन में वहाँ पे अपने प्रभाव में ले रहा है। चाइना क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उन्हें पैसे देने की कोशिश करता है, उन्हें कर्ज देता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन्हें पैसे और कर्ज देकर उन्हें एक तरह से कर्ज जाल में फंसाता है, और फिर बाद में मैं आता हूं आपके पास। देव कालेकर साहब, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो भी इस मीटिंग का आउटकम आएगा उसके बाद चाइना का क्या रिएक्शन रहेगा? जरूर उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। देखिए, चाइना का तो रिएक्शन आना शुरू हुआ है क्वाड के खिलाफ, और उन्होंने शुरू किया है कि जब जो खुद बुल्ली बच्चा है वो दूसरे की तरफ, जब आप दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हो, आप भूल जाते हो कि 4 उंगलियां आपके तरफ भी है। तो चाइना हमेशा भूलता है, वो यहां उंगली दिखाता है, उसको ये नहीं पता कि 4 उंगलियां आपके तरफ भी घिरी पड़ी है। तो वो तो पहले से कह रहा है कि क्वाड इज अ कू अगेंस्ट अस, और हमें जो प्रगति करनी है उसके खिलाफ ये जागतिक मंच पे आप आके हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, जब वो खुद पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम आफ्टर पाकिस्तान इज चाइना। चाइना एक सूडो टेररिज्म करता है, पाकिस्तान को पैसे और वेपन्स देके वहां से टेररिज्म फलता फूलता है। जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने कहा कि भारत मूल के लोग, तो अगर आप देखिएगा, स्पेलिंग बी हो, साइंस कंपटीशन हो, टेक्नोलॉजी कंपटीशन हो, कोई स्टेम के इवेंट्स हो, जिसमें पिछले 20 साल से 80% ऑफ द टाइम दोस कॉम्पिटिशंस हैव वॉन बाय इंडियन अमेरिकन्स।